हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल IS हैक्स। इस वीडियो में मैं लास्ट ईयर के यूपीएससी ईपीएफओ और एपीएफसी के क्वेश्चन पेपर में जो जनरल स्टडी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैंने टेकअप किया। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 पे वेरी क्लोज अटेंशन टू द क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं, जो नेचर है क्वेश्चन का, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ठीक है ना। ये यूपीएससी हर साल इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है। वो क्या करता है, कोई भी एक्स वो लिख कोई भी उठा लेंगे रैंडम और उसको बोलेंगे समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़, बताइए ये क्या है। ठीक है ना। सिमिलरली ये कुछ भी बोल देंगे कि ये एक टर्म है, ठीक है, जिसके बारे में आपने इतना कुछ सुना नहीं होगा और समटाइम सीन इन द न्यूज़ है, और उसके बारे में ना 4 डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि ठीक है ना, आप बताइए कि ये क्या है। ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको हर साल आपको काफ़ी सारे दिखेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। ठीक है ना। इन यूपीएससी आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो जो कि एवरेज लोग सॉल्व नहीं कर पाए। और अगर ये क्वेश्चन आप सही करते हो और जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं वो सही करते हो, और जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने ऐसे ही बहुत सारे टफ क्वेश्चन को टेकअप किया था, वैसे क्वेश्चन सही करते हो, तो आपको है ना एक डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ठीक है ना। सो यू ट्राई टू यूपीएससी या कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालने का 2 फ्रंट होता है। पहला फ्रंट ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो सब सही करेंगे वो आप गलत ना करो। अगर ये गलत करते हो, जैसे पॉलिटी में अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, सो 20 अगर क्वेश्चन आते हैं तो एट मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन गलत होने का आप बस स्कोप रखो। ट्राई टू गेट 18 और 19 करेक्ट एनी हाउ। अगर आपका 2 से ज़्यादा गलत हुआ देन यू आर शूटिंग ऑन योर ओन फीट। ठीक है ना। वो आप मतलब आप अपने लिए है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ करने जा रहे हो। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 90% लोग सही नहीं करेंगे। ठीक है ना। वो अगर आप सही कर लिए तो आपके पास बहुत एडवांटेज है। मतलब 2 फ्रंट हैं निकालने के। पहला, जो सब सही करे वो तो बिल्कुल नहीं गलत करना है, और जो सब अटेम्प्ट ना करें या गलत करें वो सही अगर कर लिए तो आपको है ना एडवांटेज होगा। मतलब मिनिमाइज द डैमेज, ठीक है ना, एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट, जहाँ पर मैक्सिमाइज योर चांसेस, ये 2 चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ, ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइज योर चांसेस, और ये सब सही अगर आपने 4 में 4 कहीं कर दिए तो आपका IFOS पक्का है। 4 में अगर 2 किए सिविल्स, मतलब अच्छा चांस है। 4 में 3 किए तो बहुत अच्छा चांस है, पर 4 में 1 तो करना ही पड़ेगा डिसाइसिव लेने के लिए। ठीक है ना। सो ये उस टाइप के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत फन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं उसी टाइप के एक सीक्वेंस के क्वेश्चन को लिया है। ठीक है। सो चलिए इसको करते हैं। अब ये NSE प्राइम है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में फिर करंट अफेयर्स के पेज पलट रहे हो। अगर आपको पता है, पढ़ रखा है, लकी हो आप, अगेन लकी हो कि ऐसा रैंडम कुछ पूछा जाए और वो आपने एक्सीडेंटली पढ़ रखा हो, ठीक है ना, तो आपको पलटना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपका है ना ध्यान कहीं आ जाएगा, किसी न किसी ऑप्शन पर जैसे ही वो थीम दिखेगा, अच्छा ये कंसेशन से रिलेटेड था, तुरंत आप इसको मार दोगे, या कुछ प्रिविलेज से रिलेटेड तुरंत मार दोगे। अब तो वो आपका है ना पहले 5 सेकंड में ही समझ में आ जाएगा कि आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो फिर है ना फालतू का ना रीड मत करते जाना, एकदम लगातार एक ही चीज़ को है ना बार बार रीड किए जा रहा है, इसी को रीड किए जा रहा है, इसी को है ना 3 बार रीड किए जा रहा है। 3 बार रीड करके है ना कुछ रिकॉल नहीं हो जाएगा। तो अगर रिकॉल से करने की कोशिश कर रहे हो तो रिकॉल की चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपको पता है तो पहले 5 सेकंड में आपकी आंखों के आसपास जैसे ही ऑप्शन दिखेगा सीधे मारोगे। और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि यूपीएससी में टाइम मैनेजमेंट बहुत की है। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मुझे बहुत लोग मिले जो टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें बता रहे थे कि उनका टाइम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि आखिरी के 30 मिनट में मतलब उनके 50-50 क्वेश्चन उनको करने पड़ गए, ऐसा हो गया। ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में वो वही बहुत ही फूक फूक के पढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बहुत टाइम दे रहे थे। ठीक है ना। सो उनके काम के बहुत गड़बड़ी हुई। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है ना। टाइम अगर आता है तो डायरेक्ट कीजिएगा, नहीं आता है, ठीक है ना, तो बार बार उसको रीड नहीं करना है। तो अगर रिकॉल वैल्यू से नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉल से कुछ रिकॉल होने नहीं है, ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा सवाल पूछता है यूपीएससी तो क्यों पूछता है, क्या वो चाक नहीं वेस्ट तो नहीं कर रहा है क्वेश्चन। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि वो ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन है, फिर भी उसका एक वे है, ठीक है ना, जो एक तरीके का पढ़ाई किया होगा उसके हो जाएंगे। तो जैसे ही NSE आया, वो कुछ भी पूछ सकता था। ऐसा कॉन्फिडेंस का है कि वो NSE पूछा। जैसे ही NSE पूछा, जो भी स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग ये सब करते हैं या उनको कुछ आइडिया भी है, तो उनको है ना ये NSE BSE, NSE नहीं तो BSE तो बार बार उनके ध्यान में आता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE क्या होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये BSE NSE आपके दिमाग में आना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ क्यूरियस जो बंदा है यूपीएससी उसको रिवार्ड करता है, जिसकी आंखें
कान सब कुछ खुले हुए रहते हैं, सब कुछ वो देखते रहता है। ऑब्जर्वेंट पर्सन वो ज़्यादा उसको रिवार्ड मिलता है, ठीक है ना। वो ऑब्जर्व्स, हु इज़ वेरी क्यूरियस। और फॉरेस्ट सर्विस के लिए तो ऐसे भी चाहिए आपको, तो प्लांट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सबको लेकर के बहुत क्यूरियस होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ पैसिव रीडिंग और पैसिव स्टडी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक्टिव स्टडी, ठीक है ना। सो ये चीज़ें दिख के आती हैं उनके, जिस तरह का क्वेश्चन सेट करते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन लेते हैं उस हिसाब से। तो NSE जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो देख के ही मुझे समझ में आ रहा है NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ध्यान में आ जाता है। अब काउंटर चेक करने के लिए, क्रॉस प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मैं देख लेता हूँ ये वही NSE है कि कुछ और भी NSE है क्या। जैसे ही मैंने कॉर्पोरेट पर मेरा ध्यान गया, मैं क्या बोलता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ो, पूरी तरह से फिक्सेट नहीं हो जाना है, ऑप्शन को भी ग्लांस कर लेना है। एक बार ऑप्शन ग्लांस किया, NSE से दिमाग में चमका, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो चल रहा है, क्या वही चल रहा है कि कुछ और भी चल रहा है। तो कॉर्पोरेट देखे, फिर कंपनी देखा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब कुछ वैसा ही लग रहा है, ठीक है ना। ग्रीन बॉन्ड ये भी थोड़ा कंपनीज हो जाए, तो लग गया कि ये भाई वही है, ठीक है ना। मतलब 5 सेकंड में रीअश्योरेंस मिल गया। अब NSE देख लिया, अब दूसरा देख रहा हूँ प्राइम, ठीक है ना। प्राइम जैसे मेरा भी चैनल का प्रीमियम मेंबरशिप है, प्रीमियम में मतलब क्या हो गया, थोड़ा और रिफाइन कंटेंट, अगर उससे भी ऊपर जाना पड़ेगा तो और कुछ लोग करते हैं ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ऐसे करके, ठीक है। सो प्राइम मतलब कुछ थोड़ा, आपने अमेजन प्राइम मेंबरशिप भी देखा होगा, अमेजन प्राइम है तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, आपको शिपिंग चार्जेस ये नहीं लगेगा, कुछ कुछ करते होंगे, अपने बेनिफिट देते होंगे। तो प्राइम का मतलब हो गया कुछ तो प्रीमियम चीज़ें हैं, कुछ तो एक मतलब NSE में कौन से कंपनी होते हैं, NSE का मतलब ये होता है कि कुछ कंपनी लिस्टेड होंगे जिनका है ना, उनके वैल्यूएशन बहुत हाई है, या कंपनी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट ये सब बहुत ज़्यादा है। तो कुछ कंपनी मतलब इट इज़ अ बिग थिंग टू गेट लिस्टेड, ठीक है ना, एट NSE BSE, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने अपना IPO लॉन्च किया, ये किया। तो लिस्टेड कंपनी जो होते हैं, जो लिस्ट होती हैं NSE में, ये अपने आप में बड़ी बात है। उसमें भी प्राइम बोल दिया, मतलब लिस्टेड कंपनी के अंदर भी कुछ होगा, ठीक है ना, प्राइम, ठीक है, जिसको वो ज़्यादा वो प्रीमियम बना रहे हैं, मतलब लिस्टेड कंपनी प्लस जिसको बोल दीजिए, ठीक है ना, कि ये कुछ अलग किस्म की लिस्टेड कंपनी होंगी जिसके कुछ एक्स्ट्रा हो रहा होगा, ठीक है ना। यही होगा प्राइम, NSE प्लस प्राइम। कुछ भी अगर आप लिख दो एक्स और उसको बाद बोल दो प्राइम, तो एक्स की तो बात होगी, एक्स में एक चीज़ ऐड हो जाएगा, इतना तो सोच सकते हो ना आप, ठीक है ना। ये तो आप लगा सकते हो ना, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक चीज़ से आप जनरल कुछ कंक्लूजन ले जाओ, ठीक है ना, फिर जनरल से कुछ आप स्पेसिफिक ले के चल जाओ, ठीक है ना। तो ये सब बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। सो जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको अप्लाई करना सीखो, ठीक है। सो और फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करो। कोई भी बेयर कंटेंट अगर मैं पढ़ रहा हूँ ABCD ऐसे, ठीक है ना, तो मुझे है ना समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ये कंटेंट है ना, ये फ्रेमवर्क कर रहा है। तो कल को ये कंटेंट मैंने पढ़ा, पर मैं एक पेज ही पढ़ता हूँ तो मैं उसको बहुत अलग अलग एंगल से अटैक करता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा दिमाग बहुत अलग अलग तरीके से इनरिच हो रहा है। मैं एक ही घंटा पढ़ूंगा, पर मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को, एंसिलरी चीज़ों को समझता हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी 1 घंटा पढ़ने से वो सिर्फ एक पेज को नहीं समझ रहा है, एक पेज इंटू स्क्वायर समझ रहा है। मतलब मैं सिर्फ एक्स को नहीं समझ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को समझ जा रहा हूँ, ठीक है ना। x+4 को समझ जा रहा हूँ, x-4 को भी समझ जा रहा हूँ, x×4 को भी समझ जा रहा हूँ। समझ रहे हो किस क्या तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को पढ़ो तो उसको बहुत ही होलिस्टिकली पढ़ो। सिर्फ ये कंटेंट पढ़ने से, बस कंटेंट टू कंटेंट, पेज टू पेज पढ़ने से आपका दिमाग उस तरीके से होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगा, इसलिए ये एनालिटिकल थिंकिंग नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो कल से आप जब भी पढ़ाई करोगे कोशिश करो कि एक टोटालिटी में देखने की कोशिश करिए। आगे चल के एक मैं वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पर मैं बताऊँगा कि अगर मैं एक बेयर टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, वो कैसे पढ़ूँ, ठीक है ना, कैसे उसको हेल्प हो, ठीक है ना। सो आप बताओगे कि उस टाइप की वीडियो मैं बनाऊँ कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ने का तरीका सुधार लोगे तो इफ़िशियंसी बहुत आएगी, आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। सो कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है ना, एंड बताना कि ये सब टाइप की चीज़ें भी आपको चाहिए, किस टाइप की चीज़ें चाहिए जो मेरे दिमाग में है, उसके अलावा भी आपसे मैं थोड़ा सा हेल्प लूँगा, ठीक है ना, कि किस तरह का कंटेंट आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, PSE से मैं हो रहा है प्राइम, मतलब कोई चीज़ से थोड़ा सा एक सुपीरियर, थोड़ा रिफाइंड वर्जन होगा। NSE प्राइम मतलब लिस्टेड कंपनी होगा, प्लस कर दोगे आप लिस्टेड कंपनी प्लस, मतलब कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब कंपनी में कुछ ऐसी कंपनी जो कुछ खास कर रही होंगी। पहला पारा हाई स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव लग रहा है पूरा कि गवर्नेंस कॉर्पोरेट की तो बात हो ही रही है, कोई ऐसे कॉर्पोरेट की बात हो रही है जो कि जिसकी स्टैंडर्ड जो है गवर्नेंस की वो हाई हो। मतलब अब प्राइम है तो प्राइम का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि कोई भी कॉर्पोरेट जिसका एक स्टैंडर्ड, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड हो गवर्नेंस का,
ठीक है ना। गवर्नेंस से रिलेटेड, गवर्नेंस के अंदर बहुत सारा हो सकता है कि आप कैसे शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन, कॉर्पोरेट सोशलिस्ट में बहुत तरह की चीज़ें होंगी जो आप हाई गवर्नेंस का हो सकता है, तो चलेगा। मतलब अगर हम इसको सेंटेंस फ्रेम कर ले, अगर हम इसको डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट बना ले, तो मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा होगा कि अगर एनएसई प्राइम में वैसी कंपनियां आएंगी, लिस्टेड कंपनियां आएंगी जो कि बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो होता है, वो जो इवैल्यूएशन, जो बेंचमार्क है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेंचमार्क, उसको फुलफिल करती है, ठीक है ना। ये सही बात लग रही है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, फिर भी बाकी भी पढ़ेंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ये अलग ही है। ये मतलब एनएसएमई प्राइम का ग्रीन बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं है, बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब ये इशू कर सकती है पर डायरेक्ट इसको नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। फिर कंसेशन एंड टैक्स हॉलिडे, ये बोला जा रहा है कि डिनोट, क्या डिनोट करता है एनएसई प्राइम। अब ये बोल रहा है डिनोट करता है कि कंसेशन दे रहे हैं, इसको डिनोट करता है। तो एनएसई प्राइम आप सोच के देखो कि ये डिनोट करेगा कि कंसेशन दे रहे होगा, कि एनएसई प्राइम कुछ एक नाउन के तौर पर है, कुछ एक प्रॉपर चीज़ें हैं, इनिशिएटिव है, वो होगा, या फिर वो दे रहा है, कंसेशन दे रहा है, टैक्स हॉलिडे दे रहा है फॉर हाईटेक स्टार्टअप कंपनी। ये क्या बात है, टैक्स हॉलिडे दे रहा है हाईटेक स्टार्टअप, ये एकदम बहुत ही फालतू है, ठीक है ना। ये कहीं भी दिख जाए, ये ऑप्शन इतना फालतू है कि कहीं भी दिख जाए कहीं सही नहीं होगा। स्पेशल प्रिविलेज फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। ये भी देखोगे कि एक तरह का स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है, रादर देन एनएसई में कोई लिस्टेड कंपनी होगी, वो लिस्टेड कंपनी जिसकी गवर्नेंस इनिशिएटिव होगी, जो हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता होगा, उसको ही ये बता रहा है कि ये एनएसई के अंदर अगर मान लीजिए कि 100 है तो एनएसई प्राइम कुछ ऐसे 20 होंगे जो ये फॉलो करता होगा, उसको देता हो। आई एम जस्ट गेसिंग, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन तरीका आप ऐसे सोच सकते हो, और इस एंगल से अगर आप देखोगे तो आपको सबसे सही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही लगेगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रोएस डीएक्स। अगेन मैं बोलता हूँ कि जैसे वो एनएसई में था, कुछ ऐसा भी दे सकता था जहाँ पर है ना आपको कुछ पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा दे देगा जहाँ पर आपको कोई क्लू नहीं दिखेगा, ठीक है। पर ये ऐसा कुछ देंगे जरूर जहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा। जैसे डीएक्स है, ये फिजूल का डीएक्स नहीं दिया गया, ये डीएक्स है, कुछ इसका होगा। प्रोएस है, प्रोएस मतलब कोई भी चीज़ जो थोड़ा पावरफुल हो, ठीक है ना, मतलब उसको प्रोएस बोलते हैं, इंग्लिश की मीनिंग ये होती है। अब आगे देखते हैं। बेस्ट डिस्क्राइब है स्पेशल पर्पस सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की बात की गई है, ये डेटाबेस की बात की है, ये कंप्यूटिंग मशीन की बात की है, मतलब ये भी कंप्यूटर है और ये डेटाबेस है। मतलब ये फिर मैंने जो एक वीडियो बनाया था आपको, जहाँ पर मैंने बताया था कि क्वेश्चन जैसे मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले सवाल में मैंने बताया था कि कभी कभी दो चीज़ों के बीच में ही फंस जाता है, जैसे या फिर कंप्यूटर है या डेटाबेस है, डेटाबेस या कंप्यूटर, ठीक है ना, यही दो के बीच में होगा। तो आप पहले ही समझ लो कि प्रोएस डीएक्स है क्या, ठीक है ना, या फिर डेटाबेस होगा या कंप्यूटर होगा, ठीक है। अगर ये आपको पकड़ में आ गया कि कोई एक है तो आप हटा सकते हो, ठीक है ना, आराम से दो ऑप्शन हट जाएगा। पर चलिए नहीं पता है कुछ भी, ठीक है ना, तो हम और भी इसको पढ़ते हैं क्या, ठीक है ना। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या है, अ स्पेशल पर्पस सुपर कंप्यूटर विथ अ हार्डवेयर आर्किटेक्चर डेडिकेटेड टू अ सिंगल प्रॉब्लम। ये कोई अच्छी बात है क्या कि कोई ऐसा आपने कंप्यूटर बनाया जो कि सिर्फ सिंगल प्रॉब्लम को ही डेडिकेटेड है, ठीक है ना। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, ये कहीं से सोफिस्टिकेटेड नहीं है। तो ये तो मेरा मन तो यहीं से इस पर हट गया, ये मेरे हिसाब से तो यही गलत है। आगे पढ़ते हैं, कमिट नहीं करेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। अ डेटा बेस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी दैट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर एकेडमिया, ठीक है ना। जैसे ये सिंगल प्रॉब्लम है, एकेडमिया तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही माइन्यूट है, एकेडमिया के लिए डिज़ाइन है, डेटा बेस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब कुछ तो यूटिलिटी है इसका, ठीक है ना। तो ठीक है, मतलब ओवरवेलमिंग मतलब ओके ओके, कुछ मुझे बहुत दिक्कत इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अ कंप्यूटिंग मशीन दैट यूजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम फिजिक्स टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कंप्यूटेशन। ये एक तरह से है ना, ये क्वांटम कंप्यूटिंग का डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है ना। तो मतलब ये क्वांटम कंप्यूटर बता रहा है, ठीक है ना, ये कंप्यूटिंग नहीं है, मतलब जो क्वांटम जो फिजिक्स है जिसको करता हो, क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना। सो ये क्वांटम कंप्यूटिंग का एक तरह से डेफिनेशन है, दिस सी, ठीक है ना। अब मुझे समझ नहीं आया, प्रोएस डीएक्स है, वो ये बोलना चाह रहा है कि प्रोएस डीएक्स नाम का कोई क्वांटम कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये बोलना चाह रहा है, यही है। अगर ये आंसर हुआ सी तो इसका मतलब यही हो गया। हमेशा ये बोलता हूँ कि आप अजम्पशन को लो और अजम्पशन को फिट करके देखो कि क्या ये बन करके कैसा पिक्चर बन रहा है। मतलब ये एक रीजनिंग है, एक तरीका है सॉल्व करने का, कि आप मान लो कि ये सही है, मान लो कि सी आंसर है इसका। अब सी अगर सही होता है मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रोएस डीएक्स जो समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ है, ये एक क्वांटम कंप्यूटर है। जैसे इसमें बोल दिया ना सुपर कंप्यूटर, क्यों क्वांटम कंप्यूटर, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग कर रहा है।
सी, ये भी कुछ मतलब ठीक है, अभी तो मुझे फालतू ही लग रहा है, आगे देखते हैं। अ डेटा बेस इन विच कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ डेटा इज डन ऑन यूज़र सिस्टम एंड दिस इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर अ सिंगल यूज़र। अगेन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कि ये सिंगल यूज़र का क्या कहानी है। सिंगल यूज़र किस तरीके से अच्छा हो रहा है? अगर आपने एक डेटाबेस बनाया जिसमें कलेक्शन और स्टोरिंग ऑफ डेटा वो डन होता है यूज़र सिस्टम पर, एंड दिस इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर सिंगल यूज़र, अगेन इट इज़ नॉट बेनिफिशियल इन एनी वे। आज के टाइम में मतलब आप कुछ ऐसा बनाओगे जिसका बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ हो, बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो, उसके बहुत यूटिलिटी हो, इस सिंगल यूज़र क्यों करोगे? ये इसका एप्लीकेशन मतलब क्या है? तो इसको हटा सकते हो। उसी तरह से ए और डी तो पक्का हटाओगे, अब एक बार आपने ABCD पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो AB अगर आप पक्का हटा, ए और डी पक्का हटाओगे, बी एंड सी में आएगा। बी एंड सी में सी को देखो, ये क्वांटम कंप्यूटिंग बात बोल रही है, सिर्फ डेफिनेशन है क्वांटम कंप्यूटर का, ये किसी तरह का एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। बी जो है कुछ नया चीज़ है, कुछ एप्लीकेशन है, और कुछ इसमें मुझे गड़बड़ नहीं लग रहा है। तो BC में टॉस होगा एनी डे। आप मतलब 80% चांसेस हैं कि इसी के सही होने के, क्योंकि कोई एक सुपर कंप्यूटर होगा तो क्यों उस पर डिस्क्रिप्शन क्यों लिखेगा, ठीक है ना, कि प्रो DX है तो उस पर लिख देगा कि प्रो DX है तो वो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। वो कुछ आगे बात करेगा ना, सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर दिस, या फास्टेस्ट है, या कुछ है, कुछ एप्लीकेशन है। ये कुछ एप्लीकेशन नहीं बता रहा है, सिर्फ सुपर कंप्यूटर का डिफिनीशन दे दिया है। ये गलत है, बी होगा आंसर इसका, ठीक है ना। रियल एग्जाम में आप ऐसे कॉल लेकर के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब है ये क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है ना। क्वांटिफाइड क्वांटिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स, ठीक है ना। क्वांटिफाई हो रहा है, कुछ डोमेस्टिक है, मिनिमम है टॉपअप टैक्स। टॉपअप टैक्स क्या होता है? किसी टैक्स के ऊपर कुछ आप टॉपअप लगाते हो, ठीक है ना, तो उसको टॉपअप टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम सोच सकते हैं। जनरली टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल, ठीक है ना। ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल। अब ये क्या होगा, ठीक है ना, कि ग्लोबल एक चीज़ और है जो मुझे यहाँ पर दिखा था, ठीक है ना, जो यहाँ से मैं बता सकता था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को देखते हुए ये जो DX है, ठीक है ना, इसको आप अलग कलर से कर लो, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा था कि पहले तो दो में टॉस है, डेटाबेस और कंप्यूटिंग में, ठीक है ना। ये सुपर कंप्यूटर है, ये क्वांटम कंप्यूटर है, ठीक है ना, और ये दोनों डेटाबेस है ऑप्शन में। ये जो DX है ये ऐसे ही फिजूल का DX नहीं है, ठीक है ना। ये DX जो है ये आपको है ना कुछ D और X का कुछ है, ठीक है ना। ये DX में जो D होगा वो जो डेटा से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। ये आप आराम से सोच सकते हो, ये देने का मतलब कुछ वही है, ठीक है ना। DX अगर जिसको ज़्यादा एब्रिविएशन समझ में आता है, थोड़ा सा डेटा साइंस जिसने पढ़ा है, वो बता देगा कि DX मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो डेटा एक्सट्रैक्शन करके आप डेटा बेस ही बनाओगे। तो जो ज़्यादा स्मार्ट हैं, जिनको चीज़ों को इंटरलिंक करने आता है, जो ज़्यादा लैटरल थिंकिंग करते हैं, ठीक है ना, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, वो इससे ही सवाल सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। जो स्मार्ट है वो बताएंगे भी नहीं, चुपचाप आएंगे, सही करके आ जाएंगे, और किसी को समझाएंगे भी नहीं, ठीक है ना। और इसके पीछे का बताएंगे नहीं, बस बताएंगे यार हमारा तो हो जाता है, ठीक है ना। मैं उसको पीछे का चीज़ें रिवील कर रहा हूँ। ये जो DX है, ये D है, कुछ मतलब के लिए D दिया गया है। वो DX किसी को ज़्यादा पता है, डेटा साइंस में सब ने थोड़ा बहुत किया ही है, ठीक है ना। बहुत लोग जॉब भी करते हैं डेटा साइंटिस्ट के तौर पर। तो डेटा एक्सट्रैक्शन ऐसा कुछ है, ठीक है ना, मैंने पढ़ा है। तो DX जो है ये यहाँ का जो है, इसको यही है। तो अगर ये नहीं भी किसी को पता हो तो D से आप लगा सकते थे, डेटाबेस से ही रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है ना। सो ये भी है। इसके अलावा भी मैंने ऐसे ही चारों ऑप्शन को पढ़ा, चारों को डायसेक्ट करके भी मैं आंसर तक पहुँच गया। सो देयर इज़ मोर थिंग जो कि आपको B की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। सो आई होप कि थोड़ी सी और वेट आई होगी, ठीक है ना, आंसर की तरफ। फिर आ जाता है क्वांटिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स। टॉपअप टैक्स मतलब क्या हुआ, टैक्स के ऊपर कुछ टॉपअप लगता है, ठीक है। अब आता है जनरली टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल। ये तो सबने पढ़ा है, ठीक है ना। OECD सबसे रिलेटेड उन्होंने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना। वो क्या करता है, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल क्या है, ठीक है ना। ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल यही है कि जो MNC होते हैं, ठीक है ना, वो जनरली क्या करते हैं, वो अपना जो प्रॉफिट होता है, जो भी होता है, उसको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं लो टैक्स जुडिक्शन में, ठीक है ना। जो आप देखते हो कि जो बहुत सारे टैक्स हेवन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो केमन आइलैंड और ये सब दुनिया भर के हैं, मॉरिशस, ये सब। तो वो क्या करेंगे, ये एक तरह से ना MNC का एक वे है कि वो अपना टैक्स जो है, अपना जो प्रॉफिट है उसको शिफ्ट करते हैं ताकि उनको बच जाए। तो ये ग्लोबल एंटी बेस एंटी है, ठीक है ना, जो इरोजन हो रहा है। ग्लोबल एंटी बेस इरोजन का काम क्या रहेगा, आपका टैक्स का जो है एक मिनिमम टैक्स भरिए। तो ये दिखना चाहिए कि टॉपअप टैक्स जो होगा कहीं उसी के लिए होगा कि मिनिमम एक कुछ फ्लैट टैक्स रखते हैं, ठीक है ना।
जिसके कारण आपका होगा। तो मतलब अगर ये कंसेप्ट को आप अगर पता है तो इससे आप लगा सकते हो कि ये इसी का है। इसके अलावा अगर देखोगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन सिर्फ टॉप अप टैक्स लगा के नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे मनी लॉन्डर किया जाता है इसको आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग मतलब दिखती भी नहीं है, हवाला ऑपरेटर और हवाला रूट से नेटवर्क से बहुत अलग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जाता है। तो उसको आप ये नहीं सोचोगे कि बस हम ये टॉप अप टैक्स लगा देंगे तो ये मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लेयर हैं, तो ये तो मतलब अलग ही डायरेक्शन में है। रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना, रेगुलेट करने के लिए सिर्फ टॉप अप टैक्स लगा के रेगुलेट हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। रेगुलेट किया जा रहा है। इनफैक्ट वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजेक्शन जो है, वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजेक्शन वो भी एक तरह का है ना, क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह का वर्चुअल डिजिटल एसेट ही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो सी और डी ऑप्शन जो है ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना, सी एंड डी। मतलब कहीं ना कहीं आपस में ही इन दोनों का बहुत ज़्यादा ओवरलैप है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी जो है एक तरह का वर्चुअल डिजिटल एसेट है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि सी अगर मान लो कि आप आंसर मारते हो तो कहीं ना कहीं डी भी तो उससे ओवरलैप में आ रहा है, ठीक है ना, अगर होना है तो। अगर डी मार रहे हो तो कहीं ना कहीं सी भी तो ओवरलैप में हो रहा है। इस ये भी जो एक टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो ये बोलते हैं कि ऑप्शन को आपस में पढ़ के देखो। अगर मान लीजिए कि ऐसे यूपीएससी में बहुत ज़्यादा हुआ है, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है ये एंगल से बहुत क्वेश्चन ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप ये एंगल को मास्टर करो कि उसमें अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है ना, उसमें ए है, बी है, सी है, डी है। अगर बी कुछ बोल रहा है और डी कुछ बोल रहा है, दोनों मोर और लेस 90% सेम ही बात है, ओवरलैप है। बी जो है एक तरह का सबसेट है डी का, मतलब ओवरलैप बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बी को सही मारते हो तो कहीं ना कहीं डी भी सही हो ही रहा है, और अगर डी को मार रहे हो तो बी भी सही हो ही रहा है। तो मतलब बी डी दोनों नहीं हो सकते आंसर में, ठीक है ना। ये ऐसे है जैसे एक था सवाल कि वन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म, ठीक है ना। इसमें क्या था, उसमें एक ऑप्शन में था एक बात की अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और दूसरा था क्लास स्ट्रगल, ठीक है ना। अगर आप इसको मारते हो तो ये ऑटोमेटिक टू भी वही बात है, अगर टू को मारते हो तो वन भी वही बात है। मतलब अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिशन करने की आप बात बोलते हो तो इसका मतलब है कि आप क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे हो। मतलब आप कह रहे हो कि दो क्लास जो है, कैपिटलिस्ट क्लास और प्रोलेटारिएट क्लास, ये दोनों है ना एंटागोनिस्ट है, ठीक है ना। और ये दोनों को आप हटाने के लिए आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबलिश करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप हटाने की बात कर रहे हो मतलब आप क्लास स्ट्रगल बात कर रहे हो, आप कम्युनिस्ट हो, ठीक है ना, वो वाली बातें कर रहे हो। तो मतलब वो इनडायरेक्टली दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा ओवरलैप है, तो दोनों हट जाएंगे ऑप्शन, दोनों एलिमिनेट होंगे। क्यों एलिमिनेट होंगे, क्योंकि एक को भी सही मारा तो दूसरा को क्यों भाई आपने उसको क्यों गलत कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निक होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो ये लगता है बहुत जगह पर, ठीक है ना, जहाँ पर दो ऑप्शन एक के कारण ही हट जाते हैं। तो ये भी थोड़ा थोड़ा इसी से है। वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड क्रिप्टो करेंसी ये मोरलेस एक ही फॉर्म है, ठीक है ना। तो रेगुलेट कर रहे हो और ये ट्रांजेक्शन पर टॉप अप लगा रहे हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि रेगुलेशन में इसी का फॉर्म हो, ऐसे भी इसी फालतू है। रेगुलेट करने के लिए बहुत सारा वे होता है, टॉप अप टैक्स लगा के रेगुलेट नहीं कर सकते हो, और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। सो ये सी डी को भी आप पेयर में हटा सकते हो, ये भी हटा सकते हो। और ऐसे भी कोई ए को पता हो किसी को, ठीक है ना, कि ए का मतलब क्या होता है, तो वो समझ में आ जाएगा कि एक मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा एमएनसी को सारा को। एंड क्यों, क्योंकि उनको कर्व करना है जो प्रॉफिट जो वो शिफ्ट करते हैं लो टैक्स जुडिक्शन में, ठीक है ना। और इसके कारण जो होस्ट कंट्री होता है उनका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता है, उसी के लिए किया गया, ठीक है ना। सो आई होप कि ये समझ में आ गया हो आपको, ठीक है ना। एंड फन रहा हो आपको बहुत सारा ये सब चीज़ सॉल्व करने का, कि जो जो इसमें वर्ड दिया रहता है उसको आप समझिए, ऑप्शन को भी पढ़िए और फिर उससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह का एसोसिएशन है फॉर्म कीजिए, एनएसई है तो आपके दिमाग में आना चाहिए। ये सब भी देखिए तो थोड़ा बहुत हाईलाइट आपके दिमाग में होना चाहिए। प्राइम भी जो है इससे भी आप कोशिश कीजिए कि क्या होता है, ठीक है ना। सो आई होप कि ये जो वीडियो सेशन है ये इससे आपको कुछ नई चीज़ें समझ में आई हैं। क्वेश्चन के थ्रू भी मैंने बहुत अलग तरह की थिंकिंग को डेमोस्ट्रेट किया है। एंड डू लाइक इट, ठीक है ना, डू शेयर इट। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे लोगों के साथ, जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड जो भी हैं जो कि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको काफ़ी टाइम से उनको एक तरीका नहीं समझ में आया है, ठीक है ना, समहाउ दे गेट स्टक बिटवीन द कट ऑफ, और नॉलेज होने के बावजूद भी कुछ नहीं, उनका आगे कुछ माह से कारण रह जाता है, ठीक है ना। तो उनके लिए एक लीज ऑफ लाइफ होगा, ठीक है ना। एंड
ये चैनल को आप बताओगे, इसके सारे वीडियोस देखेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। सो मेक देयर लाइफ ईजी, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं करने जा रहा हूँ इस बार के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है ना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ यू विल लॉस दिस चैनल, ठीक है ना। सो आप इसको बताइए, और जो भी आपको आगे चाहिए जिस तरह के वीडियोस आप मेरे को बताते रहिए, ठीक है ना। मेरे जो भी टाइम क्रंच है, टाइम कंस्ट्रेंट है, आई विल ट्राई टू ब्रिंग वीडियोस एज सुन एज पॉसिबल, और जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं टच करने की कोशिश करूँगा। सो कीप लाइकिंग, ठीक है ना, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, एंड हाइप का जो वो है बटन है उसको भी प्रेस कीजिए। इट गिव्स अ बूस्ट, इट इज़ अ पीस एंड ऑफ इंकरेजमेंट, ठीक है ना, जो काफ़ी अच्छा लगता है उसको देख करके, ठीक है ना। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड सी यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर।